हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक में। आज मैं आपके सामने वन दरोगा स्पेशल भाग 5 पार्ट 5 लेके आया हूँ। इससे पहले चारों पार्ट विद सिलेबस मैंने आपको इस चैनल में दे दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। आज का टॉपिक है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये जो टॉपिक है NCERT आधारित है। जैसा कि मैं सिलेबस में आपको बताता आ रहा हूँ कि जो वन दरोगा एग्ज़ाम है इसमें NCERT से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये मेरा चैनल है आरपी ट्रिक, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और साथ ही साथ बगल में बने हुए लाल घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तुरंत पहुँच जाए। चलिए आप सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है जंतुओं पौधों का संरक्षण, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, तो अगर यहाँ अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आ रहा है वनोन्मूलन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन। क्या होता है डिफॉरेस्टेशन? अगर हम देखें मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं, वो अनंत है, असीम है, उसके उद्देश्य भी काफ़ी हैं। ठीक है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो वनों पर डिपेंड रहता है। ठीक है, और धीरे धीरे वो वनों का नाश कर रहा है, समूल रूप से उन्हें नष्ट करता आ रहा है। तो यही क्या कहला जाएगा? वनोन्मूलन कहा जाएगा। अगर देखा जाए तो वनों को काट के वो लकड़ियाँ प्राप्त करता है, जिसका प्रयोग फर्नीचर बनाने, घरों को बनाने और अन्य इत्यादि कामों में करता है। और साथ ही साथ बची हुई जो भूमि होती है उसका प्रयोग भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। तो यही सब वनोन्मूलन डिफॉरेस्टेशन के अंतर्गत आता है। चलिए आइए अब जानते हैं परिणाम क्या हो सकते हैं वनोन्मूलन के। अगर पहला पॉइंट अगर मैं देखूँ तो इससे पृथ्वी के ताप में और प्रदूषण के स्तर में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि द लेवल ऑफ पॉल्यूशन एंड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, साथ ही साथ बढ़ेगा। और कहने का मतलब है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस गैसें भी बोलते हैं, ठीक है, उनका क्या होगा? उनका स्तर भी बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसें अन्य भी होती हैं, जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सभी धीरे धीरे उत्पन्न होते हुए पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ावा दे रही हैं। ठीक है, और अगला अगर पॉइंट देखूं तो इसमें भौम जल का स्तर, इसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। भौम जल का मतलब होता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के लेवल भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा, अगर वनों का समूल नाश हो गया, वनोन्मूलन हो गया। ठीक है, और वनोन्मूलन से क्या होता है? प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, यानी प्रभावित हो जाता है, यानी कि एक तरीके से नेचुरल बैलेंस अगर देखा जाए तो उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ता हुआ है। ठीक है, विदाउट वनोन्मूलन से काफ़ी नुकसान और घातक परिणाम हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। टेम्परेचर ऑफ अर्थ बढ़ रहा है, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है, ग्राउंड लेवल का जो लेवल है वो भी घटता जा रहा है, ग्राउंड वाटर का। ठीक है, प्राकृतिक संतुलन या क्या नेचुरल बैलेंस भी बिगड़ रहा है, प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अगर अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया है पॉइंट जल चक्र। जल चक्र क्या होता है? जल चक्र को समझने से पहले जल मंडल समझना पड़ेगा। जल मंडल उसे कहा जाता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वातावरण और पृथ्वी की सतह का सारा जल मौजूद रहता है। ठीक है, उसे जलमंडल कहते हैं। और उस जलमंडल में अगर जल की गति, ठीक है, यानी कि मूवमेंट ऑफ द वाटर रुक जाए या वो चलता रहे, ठीक है, तो उसे जल चक्र कहते हैं, यानी कि वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ताप अगर बढ़ेगा पृथ्वी का तो धीरे धीरे क्या होगा? उसका संतुलन भी बिगड़ेगा। किसका? जल चक्र का। और वर्षा के दर में कमी आ जाएगी। और वर्षा के दर में कमी आएगी तो वहाँ क्या पड़ जाएगा? सूखा पड़ जाएगा, यानी कि ड्रॉट पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सूखा पड़ जाएगा। आगे पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, ठीक है, जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरण होती हैं, थर्मल रेडिएशन जिसे हम कहते हैं, को ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पृथ्वी में उत्सर्जित उष्मीय विकिरण यहाँ पर एक आ रहा है, थर्मल रेडिएशन, यानी कि इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोला जाता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो आपको बना के दे दिया है विद ट्रिक के साथ। ठीक है, आप जाके मेरी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो ज़रा सा अगर मैं इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो उसमें विकिरण होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज और अल्ट्रावायलेट, ठीक है, विजिबल रेडियो वेव्स, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? इन गैसों को क्या करती है? इन विकिरणों को उत्सर्जित कर देती है पृथ्वी पृथ्वी द्वारा। ठीक है, चलिए आगे, किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधे,
अच्छा पॉइंट है। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधे हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इन सभी को किसकी श्रेणी में, प्राणी जात की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, पौधे हैं, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये सब प्राणी जात में आएंगे। और अगर आगे देखूं तो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे वो क्या कहलाते हैं, वनस्पति जात कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जंतु सूक्ष्म जीव ये आ रहे हैं तो प्राणी जात कहलाएंगे, और पेड़ पौधे आते हैं तो उन्हें वनस्पति जात के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अगला पॉइंट है पौधे और जंतुओं को की वह स्पीसीज, ठीक है, जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, विशेष क्षेत्र स्पीसीज का मतलब होता है कि एक तरीके से स्पेशल रीजनल स्पीसीज भी उन्हें कहा जाएगा। ठीक है, विशेष रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है एक वर्ड आ रहा है स्पीसीज। अब स्पीसीज होती क्या है, मतलब सजीवों की कम्युनिटी या उनका कॉम्प्लेक्स, उनका वह समूह जो एक दूसरे से क्या करता है, अंतर्जनन करता है और अंतर्जनन करने में सक्षम भी होता है, तो उसे ही सजीव माफ़ कीजिएगा स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, सजीवों का एक ऐसा समूह जो अंतर्जनन करने में सक्षम रहता है, स्पीसीज कहलाता है। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे है संरक्षित वन। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। ये बात सही है, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो वनों का अतिक्रमण कर रहे हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। वनों के अतिक्रमण से मतलब है एक तरह से इंक्रोचमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे कि अभी बर्निंग टॉपिक चल रहा है कि केरला में उस मादा गर्भवती हथिनी के साथ क्या हुआ। अगर जंगलों का धीरे धीरे नाश नहीं हो रहा होता, नष्ट नहीं हो रहा होता, तो वो मादा हथिनी जो थी वो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, शहरों की ओर नहीं आती। ठीक है, और उसके साथ ये घटना नहीं होती जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो वनों का अतिक्रमण रोकना अति आवश्यक है। वनों का अतिक्रमण रुकेगा तब जाके जंतु बचेंगे, जंतु और वन हैं तभी हम हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अगला है सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, जैव घटक कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें हम बायो कंपोनेंट्स के नाम से भी जानते हैं। पौधे आगे, प्राणी आगे, सूक्ष्म जीव आगे, ये सभी जैव घटक कहलाते हैं। और अगर मैं देखूं जलवायु, भूमि, नदी, ये सभी क्या कहलाते हैं, अजैव घटक कहलाते हैं। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट इन्हें कहा जाता है। ठीक है, जलवायु होगी, भूमि होगी, नदी होगी। तो जैव और अजैव घटक के बारे में एग्ज़ाम में एग्जाम्पल के तौर पे पूछा भी जाता है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए। चलिए आगे अगर हम बढ़ें, तो आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ पर आ रहा है एक पॉइंट, रेड डाटा बुक। इसके बारे में आप जानते होंगे, रेड डाटा पुस्तक, जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीजों के बारे में क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटापन्न का मतलब होता है जो डेंजर जोन में आ गई हैं। ठीक है, स्पीसीज के बारे में मैंने बता दिया है आपको अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा समूह सजीवों का जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम रहता है, वो क्या कहलाता है, माफ़ कीजिएगा, स्पीसीज कहलाता है। और संकटापन्न स्पीसीज होंगी जो डेंजर जोन में आ गई हैं, तो इनका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है काफ़ी बार ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगला है स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज के बारे में बार बार बता रहा हूँ, यानी कि एक दूसरे के साथ अंतर्जनन किसका, सजीवों का, उनके कॉम्प्लेक्स का, उनके समाज का, समूह का। ठीक है, और अगला टॉपिक अगर देखें तो अगले पॉइंट में अगर हम जाएं तो सब किसमें बोल रहा है, जैव विविधता के बारे में, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, क्या होती है बायोडाइवर्सिटी, मतलब किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधे हो गए, जंतु हो गए और सूक्ष्म जीव हो गए। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं वो सभी किसमें आती हैं, जैव विविधता कहलाती हैं। जैव विविधता के अंतर्गत आती हैं, बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। चलिए आइए अब हम जानते हैं बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साथ ही साथ राष्ट्रीय उद्यान, इनके बारे में। ठीक है, ये हमारे मन में डाउट रहता है कि क्या होते हैं बायोस्फीयर, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, अभ्यारण्य। ठीक है, और साथ ही साथ वन्य जीव पौधे जो होते हैं, और कैसे इनके साथ कहाँ वन्य जीव पौधे जानवरों का कहाँ पर इनका समूह होता है, क्या होता है, इसके बारे में पूरा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी कि इसे हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यानी कि वन्य जीव और पौधे और साथ ही साथ जंतु संसाधन जो हो गए, और उस क्षेत्र में रहने वाले जो भी आदिवासी हैं, ठीक है, इनके पारंपरिक ढंग में जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपके वन्य जीव भी हैं, पौधे भी हैं और जंतुओं के संसाधन भी हैं,
और वहाँ रहने वाले जो आदिवासी हैं उनका रहने खाने पीने का ढंग, उनका पारिवारिक ढंग, ठीक है, उनका जीवन यापन कैसा है, ये सभी जो चीज़ें हैं ना एक विशाल क्षेत्र के अंदर क्या रहती हैं, सेफ रहती हैं, संरक्षित रहती हैं। ठीक है, तो इसे ही क्या कहा जाएगा, बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देख लूँ तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर, ठीक है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, मानस वन्य जीव, माफ कीजिएगा, मानस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, और अगला आता है पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये सभी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में आते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो क्या होते हैं अभ्यारण्य, वह क्षेत्र जहाँ पर जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है विक्षोभ, यानी कि जंतु और उनके आवास किसी विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। विक्षोभ का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक उबाल हो सकता है, उत्तेजना, या उफान भी कह सकते हैं, किसी उफान से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल देखें तो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो झारखंड में है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फेमस हमारा, ठीक है, सबसे पहले बना हुआ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी होके गुजरती है। ठीक है, ये आप इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट भी किस में आता है, राष्ट्रीय, किसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं अगला, अगला है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं इसके बारे में हम जरा नज़र डाल लें। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, ऐसा आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर वो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं या निर्बाध होके आवास कर सकते हैं और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, नेशनल पार्क कहलाता है। नेशनल पार्क में क्या होगा, जंतु होंगे, जानवर होंगे, स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे, कोई उन पर बाधा नहीं होगी, आवास वहाँ उनका होगा, प्राकृतिक रूप से वो संसाधनों का प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो उसका सबसे पहले एग्जाम्पल आता है क्या, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कॉर्बेट हो गया 1936 में। कौन सी नदी इसके बीचों बीच होकर गुजरती है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, रिकमेंड नहीं करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, तो फिर आता है डेजर्ट, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो मरुभूमि राष्ट्रीय पार्क जो राजस्थान में है। ठीक है, फिर आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उत्तराखंड में। तो ये क्या है, हमारे सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं कि आज के क्वेश्चन क्या हैं जो मैंने इससे पहले अपने प्रीवियस वीडियो में दिए थे आपको टेस्ट के रूप में, उसके आंसर क्या हैं एक बार जान लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक उच्चतम होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होता है। तो सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। इसका सही आंसर है एसिटिक एसिड। ठीक है, क्योंकि एसिटिक एसिड का 118 होता है, 118 डिग्री सेल्सियस लगभग बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का होता है 100.8 डिग्री सेल्सियस। पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एवरीबडी नो, सब लोग जानते हैं। और उसके बाद आता है इथेनॉल। इथेनॉल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस। अगर कंपेयरिंग की जाए तो सबसे ज़्यादा एसिटिक एसिड का निकल रहा है, तो यहाँ पर किसका कितना उच्चतम होगा, एसिटिक एसिड का, जिसका कितना होता है 118 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। मनुष्य में फॉलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। दिस इज राइट आंसर। ठीक है, फॉलिक अम्ल की कमी से ये रोग उत्पन्न हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया भी था प्रीवियस वीडियो में। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। ठीक है, तो ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका सही आंसर है जाति। ठीक है, और सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, साम्राज्य, किंगडम। माफ कीजिएगा, किंगडम नहीं बोलेंगे, साम्राज्य बोला जाएगा, किंगडम तो जगत होता है। तो साम्राज्य सबसे बड़ा है, सबसे छोटा क्या है, जाति है। अगला क्वेश्चन, गेहूं के दाने में नाइट्रोजन के रूप में किस रूप में पाई जाती है नाइट्रोजन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। गेहूं के दाने में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है ग्लूटीन के रूप में। ठीक है, ग्लूटीन के तौर पर पाई जाती है, तो इसका आंसर ग्लूटीन था। अगला क्वेश्चन, भारत को कितने पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल क्षेत्र में बांटा गया है। तो इसका आंसर भी मैंने बता चुका हूँ आपको, 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। सही आंसर इसका 5 आएगा। ठीक है, चलिए आज के जो क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के तौर पर दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और इसके रियल आंसर, सही आंसर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, अभी तक कितने पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन है 20, 16, 30 या 18।
आपके चार ऑप्शन है 20, 16, 13, 18। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगला क्वेश्चन है खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। खरपतवार के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, वीड्स कहा जाता है इन्हें। इसका राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है ये मैंने आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, पुणे या न्यू दिल्ली, ठीक है। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संवेदनहीन फसल कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन है मक्का, गेहूँ, धान या अरहर। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके पीछे इतनी मेहनत की जा रही है। तो आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके, ठीक है दोस्तों। इसी तरह का प्यार बनाए रहिए और साथ ही साथ इसी तरीके की सीरीज मैं आपके सामने लाता रहूँगा। और मुझे आप रिकमेंड भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे मैं पर्टिकुलर तौर पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है दोस्तों। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें। धन्यवाद मित्रों।